गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने जो पिछला अपना जो लेक्चर छोड़ा था वो मैंने आपको बताया था कि हम जो फर्मी थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें हमने इक्वेशन तो निकाल ली थी और इक्वेशन से ग्राफिकली भी प्लॉट कर लिया था। मगर वहाँ पे हमने देखा कि चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रिनो हो, चाहे पॉजिट्रॉन हो, तीनों के लिए एक ही ग्राफ आता है। ठीक है ना। जबकि प्रैक्टिकली हमें तीन अलग अलग ग्राफ मिलते हैं जो मैंने बोर्ड पे बताया आपको। ठीक है ना। नो डाउट जो हमने इक्वेशन नंबर 33 करी थी वो हमारे जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे मैच करती है। ठीक है ना। मगर उसमें एक कमी थी। उसमें कमी ये थी कि तीनों के लिए, तीनों पार्टिकल के लिए जो बीटा पार्टिकल तीनों निकल रहे हैं उनके लिए एक ही कर्व आता है, जबकि प्रैक्टिकली हमारे पास तीनों कर्व अलग अलग है। तो इस कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने इसमें एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करी जिसको मैंने लास्ट टाइम पे बताया था। हम कहेंगे इसको कूलाम करेक्शन टर्म। ठीक है ना। और कूलाम करेक्शन टर्म हम मानते हैं कि एफ है। ठीक है ना। एफ जेड एप्सिलॉन है। ठीक है ना। और इसकी वैल्यू ध्यान रखना है कि जो कूलाम करेक्शन जो टर्म है इसकी वैल्यू वन होगी किसके लिए? न्यूट्रिनो के लिए। ठीक है ना। ये अपने को ध्यान रखना है। इस पर्टिकुलर केस के लिए ध्यान रखना है कि न्यूट्रिनो के लिए इसकी वैल्यू वन आएगी। तो हमारे पास जो ग्राफ आ रहे हैं, जो तीन आ रहे हैं, इसमें जो पहला नंबर ग्राफ आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरा न्यूट्रिनो के लिए है या एंटी न्यूट्रिनो, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। मैंने कहा बार बार। ठीक है ना। और ये किसका है? पॉजिट्रॉन का है। तो पॉजिट्रॉन का जो ग्राफ होता है वो शिफ्टेड होता है, वो आगे होती है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे को प्रैक्टिकली मिलती हैं। तो हमने यहाँ पे एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करा जिसको बताया कि कूलम करेक्शन टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस है और वो किसके बराबर है? एफ ही है। और वैज्ञानिकों ने इस ग्राफ से मैच कराते हुए, इसको शिफ्ट करते हुए इसकी एक टिपिकल वैल्यू भी उन्होंने डिटरमाइन करी और उसकी जो टिपिकल वैल्यू को जो उन्होंने लिखा वो माना, उन्होंने एक एग्जाम्पल लेके काम करा, एप्सिलॉन इक्वल टू। ठीक है ना। इसकी वैल्यू ली उन्होंने 2 पाई डेल्टा 1 - e⁻² डेल्टा। ये एक टिपिकल वैल्यू उन्होंने ले करके इस फंक्शन को ले करके इसको सब्सटीट्यूट करा। तो जो डिजायर्ड अपने को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और थ्योरेटिकल वैल्यू है दोनों मैच हो जाती हैं इससे। ठीक है ना। इसको इंट्रोड्यूस करने से मैच हो जाती हैं जो प्रैक्टिकली मिलती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म लगाई है डेल्टा। ठीक है ना। डेल्टा की इसको मैं इक्वेशन नंबर कर देता हूँ 33 और 33 आ चुकी है। मैं इसको 34 कहता हूँ और इसको 35 कहता हूँ। ठीक है ना। 35 का। और यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू है वो वैल्यू इंपेरिकल इसकी वैल्यू है प्लस माइनस ZE²। ठीक है ना। और E0 की जगह मैं यहाँ पे एनर्जी हाईएस्ट लेके चल रहे हैं तो एप्सिलॉन जीरो ले लेता हूँ। ठीक है ना। एप्सिलॉन जीरो या मोमेंटम के फॉर्म में ले रहा हूँ तो चलो यहाँ पे एक छोटा सा काम करते हैं, E0 ले लेते हैं। E0 ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा H×। ठीक है ना। और आ जाएगा P और C²। ये अपने पास इसकी वैल्यू आ जाती है। ये जो इक्वेशन नंबर 36 है इसमें जो Z है, Z कॉरस्पॉन्डिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। ये ध्यान रखना है कि जो Z है वो किसका आ रहा? डॉटर न्यूक्लियाई का आ रहा है। ठीक है ना। पॉजिटिव साइन जब इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहा है और माइनस साइन जब पॉजिट्रॉन क्रिएट हो रहा है, उसके लिए ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास काम आएगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। आप थ्योरी को पढ़ना चाहें शॉर्ट के अंदर, वहाँ पे जो स्टेप मैंने आपको डायरेक्ट जो स्टेप हैं वो बताए हुए सारे स्टेप हैं। वो ये जो ग्रीन की किताब है, न्यूक्लियर फिजिक्स की ग्रीन की किताब है। ठीक है ना। इसका आगे का पेज फटा हुआ है ना। मगर मैं आपको बता रहा हूँ ग्रीन की जो किताब है इसमें पेज नंबर 420 के आसपास चलेंगे तो आपको पूरी की पूरी थ्योरी मिलेगी। वहाँ पे जो स्टेप हैं सारे डायरेक्ट लिखे हुए हैं। मैंने आपको एक एक स्टेप को एक्सपेंड करके सारे खोल करके बता रखा है पूरा आपको, है ना। तो सारे की सारी तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। मैं एक छोटा सा आपको इसका केवल आपको रिकलेक्ट करने के लिए आपको सारा बता देता हूँ कि ये जो आपको इक्वेशंस हैं वो सारी की सारी अपने को देखने को मिलेगी। यहाँ पे सारे स्टेप डायरेक्ट लिखे हुए हैं। ठीक है ना। जबकि मैंने इनको करीब करीब खोल करके 5-6 पेजों के अंदर एक्सपेंड कर दिया है, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि आप लोगों को सारे आते हैं।
ठीक है ना। तो ये अपने पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं, ये ग्राफ आ गया थ्योरेटिकली की और प्रैक्टिकली ग्राफ हमारे पास मिल गए हैं, मैच कर गए। ठीक है ना। और कुलाम करेक्शन टर्म से भी मिल गए हो, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली दोनों मैच कर गए, तो इस थ्योरी को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। अब वैज्ञानिकों ने इसको आगे और स्टडी करने के लिए, ठीक है ना, एक नए रूप में इसको लेकर के आगे आते हैं। ठीक है ना। तो हम एक नए पैरामीटर को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना। हम एक नए पैरामीटर को डिफाइन कर रहे हैं, उसको कहेंगे के कह रहे हैं। ठीक है ना। तो के पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए हम ऐसे करते हैं, छोटा सा इक्वेशन हमारी ये पड़ी हुई है, इसी से हम काम करेंगे और आगे काम करेंगे। हम इसके अलावा बाकी सब चीज़ों को एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है ना। तो हम डिफाइन करते हैं के एप्सिलॉन इक्वल टू, थोड़ा सा मैं बोर्ड को ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना, दिखने में। और या एक काम करते हैं, छोटा सा इसको इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया अपने पास। ठीक है ना। तो यहीं अपन काम कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। हम एक नया पैरामीटर को डिफाइन करते हैं, के एप्सिलॉन। ठीक है ना। के एप्सिलॉन, ध्यान रखें इसको, मैं एक बार लिख रहा हूँ, क्या है, एन एप्सिलॉन, और डिनोमिनेटर में बाकी सारी टर्म आ जाएगी यहाँ पर, C1 आ जाएगा, G1 आ जाएगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1 का है वो आ जाएगा, और एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर -1 आ जाएगा, और एफ जेड एप्सिलॉन आ गया। ये मेरे पास वैल्यू आ गए। ठीक है ना। ये अपने पास इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है ना। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ, अपने पास 35 नंबर इक्वेशन आ गई थी, 36 नंबर कह देता हूँ मैं इसको। ठीक है ना। इस 36 को अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूं, तो मेरे पास एक छोटी सी इक्वेशन आ जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो इस तरीके से आ जाती है, के एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 माइनस एप्सिलॉन। ये इक्वेशन बन जाती है, ये इक्वेशन नंबर 37, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम ग्राफ प्लॉट करें के अंदर और एप्सिलॉन के अंदर। एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसके और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो ग्राफ की शेप कैसी आएगी, ये y इज इक्वल टू ए कांस्टेंट माइनस एम एक्स, और m की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। ठीक है ना। तो ये 45 है, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। ठीक है ना। m की वैल्यू 1 है, तो इसके और इसके बीच में ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और इसकी जो शेप आएगी वो इस तरीके से आएगी। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ये इस तरीके से आएगी। यहाँ पे मैं के एप्सिलॉन ले रहा हूँ, और यहाँ पे एप्सिलॉन को प्लॉट कर रहा हूँ। ध्यान रखना ये एंगल कितना डिग्री बनेगा, अपने आप 45 डिग्री बनेगा। ठीक है ना। ये आना ही चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं। y इज इक्वल टू सी माइनस या माइनस एम एक्स प्लस सी, ये उसका इक्वेशन है। ठीक है ना। तो ये एप्सिलॉन है, ये है। इस पर्टिकुलर ग्राफ का यूज जो किया जाता है, वो एंड पॉइंट एनर्जी निकालने के लिए काम में लिया जाता है। एंड पॉइंट एनर्जी निकालने के लिए हमेशा इस ग्राफ को यूज करते हैं। तो ये ग्राफ क्यूरी नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, इसलिए इसको क्यूरी प्लॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप भी जब भी अपने को कहे कि क्यूरी प्लॉट की सिग्निफिकेंस क्या है, तो अपने को पता होना चाहिए कि इससे एंड पॉइंट एनर्जी को निकाला जाता है। ठीक है ना। ये बहुत बहुत काम की इंपॉर्टेंट और सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। इसमें दो तीन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। अभी जितना भी हमने काम करा है, वो सारा का सारा अलाउड स्पेक्ट्रा के लिए काम करा है। ठीक है ना। अलाउड स्पेक्ट्रा में बेसिकली क्या था, एक तो जो वेव फंक्शन थे इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रिनो की, उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी। ठीक है ना। ये ध्यान है, कैसे आई थी 1, ये भी हमें ध्यान है। और दूसरा कि जो स्पिन था, ठीक है ना, वो आ, दोनों की जो स्पिन होगी, ठीक है ना, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, वो एक दूसरे क्या होनी चाहिए, एंटी पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है ना। और पेरिटी के लिए जो वेव फंक्शन अपन काम में लेते हैं, ठीक है ना, जो वेव फंक्शन अपने पास शाई जेड +-1 था या और जेड था, ठीक है ना, उनमें दोनों की पेरिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए कंजर्वेशन के लिए। ठीक है ना।
तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें काम में ली और ये सारी से, ठीक है ना। अब हम इसका आगे एडवांस आगे नया चीज़ें करते हैं और एडिशनल चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। और उसमें हम बताएंगे कि एग्जैक्टली स्पिन को अगर अपन अप लें डाउन लें, कितने तरीके केस बनेंगे, क्या करेंगे, ये सारे के सारे केसेस जो है वो हमारे काम के आएंगे, ठीक है ना। तो मैं उस पर बिल्कुल एक अलग से पूरा लेक्चर दूंगा, ठीक है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो, केवल न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए नहीं, इन जनरल फिजिक्स के लिए आपके बहुत काम का है। क्वांटम मैकेनिक्स में भी बहुत काम आएगा आपके वो, ठीक है ना। कॉम्पिटिशनों में जाएंगे तो वहाँ तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा उसका, ठीक है ना। ज़्यादातर इन चीज़ों के बारे में बुक्स के अंदर दिया हुआ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको बहुत डिटेल में और अच्छी तरह करेंगे तो आप हमेशा फिजिक्स में और उसके फंडामेंटल्स में बहुत अपने को कॉन्फिडेंट पाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। अपन नेक्स्ट टर्न पे